हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन डबकरा मैथ क्लासेस। मैं दीपक डबकरा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम साइंस के 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में अपन में स्पीड टाइम से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स को डिस्कस कर रहे थे। उसी की श्रेणी में आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने दिया है कि आपको स्पीड और समय का ये ग्राफ दिया हुआ है। आपसे पूछा जाता है कि इस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि इसमें तय की गई दूरी जो होगी वो कितनी होगी। तो जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो दूरी होती है वो क्या होती है, वक्र का क्षेत्रफल। वक्र के अंदर का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, वक्र के अंदर का क्षेत्रफल वही आपकी दूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्र के अंदर का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वक्र आपको कुछ इस प्रकार से दिखना है। तो आपको ये पूरा एरिया जो है ये फाइंड आउट करना है, एरिया अंडर दी कर्व। यही आपकी किसके इक्वल हो जाएगा, दूरी के इक्वल हो जाएगा। तो आप इस एरिया को देखते हैं। यहाँ पर आपको इसको इस प्रकार से अगर एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे इसकी हाइट दिख रही है 20, यानी कि ये हाइट भी होगी 20, और ये टोटल हाइट 60 है, यानी कि ये ऊपर वाली हाइट कितनी हो जाएगी 40, और ये जो बेस है ये कितना है 10 आपको दिख रहा है। अब आप इसका एरिया ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको अपन नेमिंग दे देते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए ईजिली। ABCD और ये E पॉइंट है। तो अगर आपको इस वक्र के अंदर का क्षेत्रफल निकालना है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक आयत दिख रहा है आपको, ठीक है। आयत कौन सा, ABCD, आयत ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। साथ ही प्लस त्रिभुज, एक त्रिभुज भी दिख रहा है, कौन सा, CDE का क्षेत्रफल। आपको ये दोनों निकालना है, ठीक है। ABCD आयत का क्षेत्रफल। अब आयत को देखते हैं तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी कि 20 इंटू 10 आ जाएगा, ठीक है। लंबाई 10 दिख रही है, चौड़ाई 20 दिख रही है, तो 10 इंटू 20 करेंगे। प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 10, और ऊंचाई इस त्रिभुज के लिए बात कर रहे हैं तो ऊंचाई कितनी है आपके पास 40 है। तो इसको सॉल्व करेंगे 20 आएगा, प्लस ये कैंसिल करेंगे, ये 200 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 400 मीटर। यानी कि अगर ऐसा ग्राफ आपको दिया गया है तो इस ग्राफ में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी, इस वस्तु के द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 400 मीटर। क्योंकि लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि जो दूरी होती है वो क्या होती है, एरिया अंडर दी कर्व होती है, वक्र के अंदर के क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो इस प्रकार से आप जब भी आपको ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ हो और दूरी पूछी जाए तो वक्र के अंदर का क्षेत्रफल निकाल कर आप उसका एरिया दूरी जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पीड समय डिस्टेंस मतलब स्पीड टाइम ग्राफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। साथ ही अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो यही है कि इसके अंदर का जो एरिया होता है, लाइक दैट, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है ये यहाँ पर क्या देता है, विस्थापन। क्या देता है, विस्थापन। वहाँ पर क्या दे रहा था स्पीड टाइम ग्राफ में, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ अगर दिया गया हो, ठीक है। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अगर दिया गया हो, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई और समय अगर 4 सेकंड लग रहा है, तो इसके अंदर का जो एरिया आप निकालेंगे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर दी कर्व। एरिया अंडर दी कर्व जो आप निकालते हैं यह विस्थापन को दिखाता है। एरिया अंडर द कर्व किसके इक्वल होगा, विस्थापन में। जैसे कि स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व जो होता था वो दूरी के बराबर होता था, तो विस्थापन समय ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होगा वह विस्थापन को दर्शाता है। तो सेम क्वेश्चन में अगर आप ऐसे देखेंगे तो इस एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, हाफ, बेस दिख रहा है 4 और हाइट आपको दिख रही है 10, यानी कि आ जाएगा 20 मीटर। तो ये 20 मीटर क्या आएगा, ये आपका विस्थापन आएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का कर्व आपको विस्थापन दिखाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि विस्थापन पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, तो वो कैसे काउंटिंग करते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको दोनों चीज़ें इंक्लूड करके दे दी जाए तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि अभी एक चीज़ समझ में आई कि चाहे वेलोसिटी दो चाहे टाइम दो, अगर सिंपल सा ग्राफ है ऐसा तो दोनों का एरिया एक ही बात होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है,
डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है। अपन ने देखा था कि वेग जो है वो क्या है, स्पीड इनटू डायरेक्शन होता है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी जो होती है वो स्पीड और डायरेक्शन के इक्वल होती है। तो अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है तो स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी, वेलोसिटी के। तो यहाँ पर दोनों ग्राफ में अगर डायरेक्शन सेम रहेगी तो दोनों चीज़ें इक्वल होगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट लेट सपोज आपको ग्राफ इस प्रकार से कुछ दे दिया जाए, इस प्रकार से आपको कुछ ग्राफ दिया जाए और आपसे पूछा है, ठीक है, ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और आपसे इसमें पूछा है दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा, दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा। इस टाइम से इस प्रकार से आपको एक ग्राफ दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ के अंदर दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है, ठीक है, आपसे पूछा हुआ है दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो जैसा कि अभी आपने देखा था कि दूरी और विस्थापन दोनों ही क्या होती थी, एरिया अंडर द कर्व होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड समय ग्राफ के अंदर, यानी कि आपको ये पूरा एरिया निकालना है, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस यह है कि जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, जो वेलोसिटी होती है वो नेगेटिव, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो जाए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है विस्थापन वो ऋणात्मक होता है जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, यानी कि आपको इधर जाना है और अगर आप इधर आ जाएंगे तो ये विस्थापन जो होगा ये क्या होगा, ऋणात्मक काउंट होता है। अपन ने देखा था पिछली क्लासों में कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, क्योंकि विस्थापन जो होता है वह दिशा पर निर्भर करता है। तो आपको दोनों केस में एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो जब दूरी की बात करते हैं, तो आपको इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है जो कर्व के अंदर है। पहला देखते हैं, आपको ट्राइंगल दिख रहा है 1/2, आधार कितना दिख रहा है 12, और अगर आप ऊंचाई की बात करते हैं तो ये आपको दिख रहा है 20, ठीक है। प्लस इस वाले ट्राइंगल के लिए बात करते हैं तो ये ट्राइंगल का बेस कितना है, 12 से 16 तक जा रहा है, यानी कि 1/2, आधार हो गया 4 और ऊंचाई हो गई 20। प्लस ये आपको क्या दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल है 16 से 20 जा रहा है, तो 4 × 20, ठीक है। ये पूरे को सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल होगा 10 टाइम्स 120, प्लस ये कैंसिल होगा 10 टाइम्स 40, प्लस 4 × 80 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल आ जाएगा 240 मीटर। तो इस ग्राफ के अंदर की जो कुल दूरी है, चली गई दूरी, वो होगी 240 मीटर, ठीक है। जस्ट आपने क्या किया, जो जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा था, जैसे जैसे कर्व वक्र जा रहा था उस कर्व के अंदर का आपने एरिया निकाल लिया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसमें दूरी निकाल सकते हैं। बट अगर आपको इसमें विस्थापन पूछा जाए, तो आपको पता है कि यह आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन जो होगी वो ऋणात्मक होगी, यानी कि यह वाली। तो यहाँ पर भी एरिया अंडर द कर्व तो निकालना है, तो हाफ, बेस कितना हो जाएगा 12, हाइट कितनी दिख रही है आपको 20, यहाँ तक तो क्लियर है। प्लस जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इस वाले कर्व के लिए ये -20 को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हाफ, बेस कितना है 4 और इसकी हाइट है -20 न कि +20, क्योंकि आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, ये अपोजिट आ रहा है और विस्थापन अपोजिट में काउंट होता है, विस्थापन ऋणात्मक होता है। तो आप कहेंगे -20, फिर प्लस, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 20। तो इसको देखेंगे आप, वही सेम प्रोसेस, इसको काटेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 120, प्लस ये 20 2 से कटेगा तो ये आएगा -10 × 4 करेंगे तो ये आ जाएगा -40, ठीक है। और ये हो जाएगा +80, यानी कि 120, 200 -40, तो ये निकल के आएगा 160 मीटर, ठीक है। तो यहाँ जो विस्थापन होगा वो टोटल हो जाएगा 160 मीटर,
ठीक है, यानी कि जो टोटल दूरी आई थी वो कितनी थी, दूरी अभी आपने देखा था जस्ट पीछे की दूरी निकल के आई थी 240 मीटर और आपका विस्थापन जो है वो आया है 160 मीटर। तो विस्थापन जब नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर ये दिशा, क्योंकि आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाली थी और आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में आए हैं जब यहाँ आपने डायरेक्शन चेंज करी है, ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज करके अपोजिट में आ रहे थे, तो आप कह सकते हैं कि विस्थापन ऋणात्मक में भी जाता है, इसलिए विस्थापन की वैल्यू कुछ कम आई है, जबकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए दूरी की वैल्यू कुछ ज़्यादा आई है। तो इस ग्राफ के अंदर अगर आपसे दूरी पूछी जाएगी तो आपको सब एरियाओं को केवल काउंट करना है पॉजिटिवली। अगर आपसे विस्थापन पूछा जाता है तो आपको इस वाले को जो ऋणात्मक डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन में उसे माइनस भी करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जब भी ग्राफ का कोई क्वेश्चन देखने को मिले आप उसको एरिया अंडर द कर्व और दोनों तीनों चीज़ों के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अब जो मेन 4 पॉइंट यहाँ से निकल के आए कि कौन सा ग्राफ क्या शो करता है, किसकी ढाल क्या शो करती है, जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए अपन ने 2 चीज़ें देखी है, एक था चाल जो क्या होता था दूरी और समय के बराबर, ठीक है, और एक और क्या था वेग या वेलोसिटी जो किसके इक्वल हुआ था, विस्थापन और समय के इक्वल, विस्थापन बटे समय के बराबर, ठीक है। अब अपन ने जब ग्राफ की बात करी थी, ठीक है, देखिएगा जब अपन ने ग्राफ को डिस्कस किया था तो सबसे पहले मैंने बात करी थी दूरी और समय का ग्राफ, दूरी और समय का ग्राफ, ठीक है। तो ये दूरी और समय का जब ग्राफ बना था इन दोनों का, तो दूरी समय ग्राफ की जो स्लोप होता था, स्लोप, ठीक है, tan थीटा, ये क्या देता था, तो आपने कहा था ये चाल देगा। पहला पॉइंट ये निकल के आया कि दूरी समय ग्राफ का स्लोप जो होता है वो चाल देता है, ठीक है, दूरी समय ग्राफ का स्लोप चाल देता है, ठीक है। सेकंड चीज़ इसी में अगर बात करते हैं तो अपन ने सेकंड ग्राफ बनाया था चाल समय का, ठीक है। तो चाल और समय का ग्राफ, चाल समय का ग्राफ अगर देखते हैं तो इसके अंदर का एरिया जो होता है, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, इसके अंदर का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व, वो क्या बताता है, तो वह दूरी को बताता है। पहला पॉइंट, दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप होता है वो चाल को दिखाता है, और चाल समय ग्राफ, चाल और समय का ग्राफ जो होता है ये वाला चाल समय का ग्राफ जो होता है वो किसको दिखाता है, दूरी को दिखाता है, ठीक है। थर्ड, अगर यही बात विस्थापन समय ग्राफ के लिए करता हूँ इन दोनों के लिए, तो अपन ने विस्थापन समय का जब ग्राफ देखा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट और आपने टाइम का जब ग्राफ देखा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो इस ग्राफ के अंदर जब अपन ने स्लोप की बात करी थी, ठीक है, इस ग्राफ का जो स्लोप होता था tan थीटा, ठीक है, स्लोप को m से भी रिप्रेजेंट करते हैं या इसे tan थीटा भी कहा जाता है। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता था, वेग यानी कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता था। और लास्ट ग्राफ जो अपन ने देखा था वेग और समय का, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है इसके अंदर का एरिया अंडर द कर्व जो होगा, इसके वक्र के अंदर का एरिया, एरिया अंडर द कर्व जो होता था वो विस्थापन को दिखाता है, इसके अंदर का एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन को शो करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन 2 पॉइंट्स के द्वारा ये चारों स्टेटमेंट याद रख सकते हैं कि दूरी और समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो चाल को दिखाती है, विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वेग को दिखाती है, चाल समय का एरिया जो होता है वो दूरी को दिखाता है, ठीक है, और वेग और समय का जो एरिया होता है वो विस्थापन को दिखाता है। तो आपके ये चारों क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे, आप कभी भी इन्हें भूलेंगे नहीं, ठीक है। होप्स आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन त्वरण पढ़ेंगे, तो अधिक से अधिक ये वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।